सर आज हमारी हेडिंग जो है प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कार्ड और जेस्टेशन पीरियड है। उसके लिए वही सेम जो कई बार जैसे डायग्राम यहाँ पे बना चुके हैं। यू नो वेरी वेल के अपर थर्ड आपको वीगट वहां पे फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। फर्टिलाइजेशन के अमल के नतीजे में जैसे यू नो वेरी वेल जाइगोट बनता है। इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होती है। क्लीवेज का मतलब होता है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होती है जिसमें एक सेल में से दो में से जो चार सेल्स बनते हैं। इसी तरह से एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है। बॉल ऑफ सेल देन जो है यू नो वेरी वेल के यूटेरस इज द पॉइंट और प्लेस वेयर यंग वन इज डेवलप्ड। पहले इम्प्लांटेशन का अमल होता है और उसके बाद जैसे एम्ब्रियो जो होता है लाइक उसकी डेवलपमेंट होती है इस एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो और मदर का कनेक्शन, एम्ब्रियो जिसे आगे चल के फीटस कहते हैं, उसका कनेक्शन जो मदर के साथ होता है थ्रू प्लेसेंटा होता है। थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू होता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में एक तरफ से जो यू नो वेरी वेल ये मैटरनल ब्लड वेसल्स होती है। मैटरनल ब्लड वेसल्स, मैटरनल रेफर्स टू मदर्स ब्लड वेसल्स, मदर्स ब्लड वेसल्स। और दूसरी तरफ से जैसे यू नो वेरी वेल एक जो होती है कोरियोनिक विलाय होती है, स्मूथ सर्कुलर ऐसी प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें कहते हैं कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय एम्ब्रियो का पार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है, ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है। और दूसरी तरफ से मैटरनल टिश्यूज है। मैटरनल, मैटरनल रेफर्स टू मदर्स। यू नो वेरी वेल हमने पढ़ा था कि यूटेरस के अंदर रेसिडुआ बेसिलस और देन उसके अंदर जैसे ब्लड सप्लाई आ जाना, एक तरह से जो है प्लेसेंटा बन जाती है। प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड इट्स एम्ब्रियो। और इसी तरह से एक कॉर्ड लाइक और रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नेम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। उस स्ट्रक्चर का नेम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसके अंदर एक अम्बिलिकल वेन होती है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है। अम्बिलिकल वेन के जरिए जैसे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है एम्ब्रियो को मिलते हैं। और अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती है उसके जरिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है एम्ब्रियो से जो है प्लेसेंटा और देन मदर्स बॉडी में जाते हैं। तो इस कॉर्ड लाइक रोप लाइक स्ट्रक्चर का नेम है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है डोरी, थ्रेड या धागा। अम्बिलिकल कॉर्ड जो किस पे मुश्तमिल होता है, जैसे उसके अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरीज है और एक अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगी और अम्बिलिकल आर्टरीज जो होगी वो एम्ब्रियो से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लेसेंटा तक लेके जाएगी। तो इस तस्वीर के अंदर जैसे हमने वेरी सिंपल पैटर्न में लिखा है कि प्लेसेंटा और एम्ब्रियो आपस में कनेक्टेड है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी तरह से मदर एंड एम्ब्रियो के दरमियान कनेक्शन जो है उसे कहेंगे प्लेसेंटा, जो एक आर्गन है, जो एक आर्जी तौर पे बनता है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, टेम्पररी है। और जैसे ही डिलीवरी ऑफ द बेबी होगा तो उसके बाद ये ना जैसे यंगवन की जो बर्थ हो जाएगी, अम्बिलिकल कार्ड भी रिमूव हो जाएगी और जो प्लेसेंटा पार्ट होता है वो भी
भी रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होती। जस्ट ब्लड वेसल्स का जो मदर की ब्लड वेसल्स का प्लेसेंटा के साथ कनेक्शन, आगे जो उसके अम्बिलिकल कार्ड है उसके अंदर नथिंग बट जस्ट 3 ब्लड वेसल्स हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज है और एक अम्बिलिकल वेन है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। ये अम्बिलिकल वेन है और आर्टरीज जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा ये लेके जाएगी और देन जो बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से जो है नोट करेंगे, आप थोड़ी रीडिंग भी करेंगे। अम्बिलिकल कार्ड क्या है और प्लेसेंटा क्या है, ये 2 हेडिंग्स है। हालांकि हम प्लेसेंटा के बारे में एक से कई बार जैसे पहले पढ़ चुके हैं। तो यू नो वेरी वेल कि जैसे एक एंडोमेट्रियम के अंदर जो लाइक पार्ट जो होता है इसी यूटेरस का ही पार्ट होता है, जैसे डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ बेसिलस जो पार्ट होता है, डेसिडुआ बेसिलस पार्ट होता है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स बन जाती है वो जो है प्लेसेंटा का मेटरनल पार्ट बनता है। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो कोरियोनिक विलाय होता है। कोरियोनिक विलाय और डेसिडुआ बेसिलस ये आपस में मिलकर प्लेसेंटा बनती है। ठीक है, प्लेसेंटा नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर, टेम्पररी है, आरदी है। जब डिलीवरी ऑफ बेबी होगी तो ये सब स्ट्रक्चर्स जो है रिमूव हो जाएंगे। ये ऐसी स्ट्रक्चर सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होती है और जैसे प्रेगनेंसी का पीरियड कंप्लीट होगा तो देन ये यहाँ से यूटेरस से रिमूव हो जाती है। तो पेज नंबर आप आएंगे, पेज नंबर 190, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड हेडिंग है। तो प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन। टेम्पररी ऑर्गन, व्हाई टेम्पररी? बिकॉज ये ओनली एंड ओनली एक तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके अंदर बनता है। नंबर 2 जैसे डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है तो देन ये रिमूव हो जाता है। तो 9 मंथ जैसे प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो बर्थ होता है, बर्थ के अमल के दौरान जैसे फर्स्ट स्टेज में जैसे सर्विक्स पार्ट होता है वो डायलेट होता है, सर्विक्स पार्ट डायलेट होता है। दूसरे स्टेज में डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो मिडवाइफ या जो लेडी डॉक्टर या जो भी अटेंडेंट जो उस मदर को है तो 2 जगहों में इस थ्रेड को वो बांधती हैं और देन जो है सीजर की मदद से देन इस पार्ट को कट कर देते हैं। जब भी जैसे कटिंग का अमल ये हुआ तो उसके बाद जैसे ये यंग वन का मदर के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। जब अम्बिलिकल पार्ट को कट किया जाता है मिडवाइफ या नर्स या लेडी डॉक्टर की तरफ से तो देन जो ये बाकी रिमेनिंग पार्ट जो मदर का, बिकॉज पढ़ा है कि जैसे प्लेसेंटा अम्बिलिकल कार्ड और देन एम्ब्रियो, अगर जैसे प्लेसेंटा का कनेक्शन अम्बिलिकल कार्ड में करिए, अगर अम्बिलिकल कार्ड को कट किया जाए तो देन एम्ब्रियो इंडिपेंडेंट हो जाता है। एम्ब्रियो को नहीं कहेंगे आप, देन वो यकीनन जन्म हुआ है तो वो इन्फेंट कहलाता है। अब ये इन्फेंट जो इंडिपेंडेंट है खुद ब खुद, जैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस, उसकी फीडिंग होगी अलग, एक इंडिपेंडेंट लाइफ होगी, मदर के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। अम्बिलिकल कार्ड का जो थोड़ा सा एक इंजरी टाइप जो है 4-5 दिनों तक वो प्रेजेंस रहती है, उसके बाद ये हीलिंग हो जाती है। हीलिंग के बाद जब तक इंसान जैसे जिंदा है, बेली बटन की सूरत में जो निशान मौजूद है बेली रीजन में या पेट पे जो वो अम्बिलिकल कार्ड की अटैचमेंट का निशान होता है। अम्बिलिकल कार्ड जो है मदर के साथ वो अटैचमेंट की एक निशानी होती है, वो रह जाती है। बाकी जैसे जब तक है तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स जैसे एम्ब्रियो को मिल रहे हैं और वेस्ट जो है प्लेसेंटा की तरफ जा रहे हैं। तो इस डोरी जैसी स्ट्रक्चर है जिसका नेम है अम्बिलिकल कार्ड, इसकी मदद से होता है। तो बहरहाल सभी रीडिंग में मौजूद है। तो develops during the pregnancy and serve as the interface between the maternal and fetal circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम का क्यों जिक्र है? बिकॉज एक तरफ से इधर देखेंगे ब्लड वेसल्स के साथ प्लेसेंटा कनेक्टेड है, दूसरी तरफ से आप देखेंगे प्लेसेंटा से आगे अम्बिलिकल कार्ड है। तो अम्बिलिकल कार्ड के अंदर भी जैसे ब्लड वेसल्स ही है। कौन सी ब्लड वेसल है? अम्बिलिकल आर्टरी। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कोरियन outermost fetal membrane, fetus की जो membrane होती है, you know very well, उसे कोरियन कहते हैं। बिकॉज
ह्यूमन बीइंग के अंदर यॉर्क सेल बहुत रिड्यूस ना होने के बराबर खत्म हो जाती है, एलेंटोइस भी खत्म हो जाती है, जस्ट एक ही कवरिंग होती है, यू नो वेरी वेल, उसका नेम होता है एमनियोन, जो एमनियोटिक फ्लूइड से भरा होता है। ये पोर्शन एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एक फ्लूइड से भरा होता है पोर्शन, एमनियोटिक सेक, एमनियोटिक फ्लूइड, मेम्ब्रेन का नेम होता है एमनियोन मेम्ब्रेन। एम्ब्रियो इज इमीडिएटली सराउंडेड बाय amnion membrane, sac is called the amniotic sac, fluid is called the amniotic fluid। बाकी जैसे यॉर्क सेल, एलेंट्रोइस वो खत्म हो जाती है, तो कोरियन का जो पार्ट होता है जस्ट थोड़ा सा ये हिस्सा होता है जो जाके कोरियोनिक विलाय जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू ऑफ द प्लेसेंटा बनेगी। प्लेसेंटा का जो एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो की टिश्यू का जो हिस्सा होता है वो कोरियोनिक विलाय होता है। कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय एंड डेसिडुआ, कौन सा डेसिडुआ? डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ बेसिलस जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी बन जाते हैं, तो ये मैटरनल, और ये डेसिडुआ यूटेरस का पार्ट है, मदर का पार्ट है। एक डेसिडुआ और दूसरा कोरियोनिक विलाय, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से प्लेसेंटा बनती है। The placenta is attached to the uterine wall and connected to fetus by umbilical cord। प्लेसेंटा एक तरफ से जो है यूटेरस के साथ अटैच है, दूसरी तरफ से अम्बिलिकल कार्ड, और अम्बिलिकल कार्ड आगे जो है एम्ब्रियो से अटैच है। प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक शेप एंड कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स, एक मैटरनल साइड और दूसरा फीटल साइड। मैटरनल लफ्ज मदर को शो करता है, फीटल एम्ब्रियो को शो करता है, फीटस और एम्ब्रियो को शो करता है। यू नो वेरी वेल, एम्ब्रियो का पार्ट होता है उसका नेम है कोरियोनिक विलाय, और मैटरनल साइड है वो डेसिडुआ बेसिलस वाला साइड है। The maternal side of the placenta is rough and irregular in shape, while the fetal side is smooth and rounded. The maternal side contains maternal blood vessels and bring oxygen and nutrient to the fetus, while the fetus side contains fetal blood vessels that remove waste products and carbon dioxide from the fetal blood। तो हमने illustration के अंदर कई बार सीखा है कि जो umbilical vein होती है जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जो लाती है एम्ब्रियो के लिए, और देन जो है अम्बिलिकल आर्टरी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट लेके प्लेसेंटा की तरफ जाती है, और प्लेसेंटा से आगे जो है मैटरनल ब्लड वेसल के अंदर ये वेस्ट चली जाती है। उसके बाद अम्बिलिकल कार्ड सेक्शन पे आप आएंगे। अम्बिलिकल कार्ड लैटिन वर्ड है फ्यूनिकुलस अम्बिकुलस, इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग फीटस टू द प्लेसेंटा। सिंपली कि fetus is connected to the placenta by the help of umbilical cord। Fetus is connected to the placenta by umbilical cord, और it has in one umbilical vein and two umbilical arteries। शायद हमने इसके बारे में पढ़ा है कि umbilical vein जो है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को, और umbilical artery जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है जाके प्लेसेंटा के अंदर डिस्पोज आउट करते हैं, एम्ब्रियो से लेकर प्लेसेंटा तक। ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर के हवाले से हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसी तरह से अम्बिलिकल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अम्बिलिकल आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वही सेम जैसे हम सिचुएशन। It has one umbilical vein and two umbilical arteries which are used by the fetal heart to pump the blood to and from the placenta। तो इनका काम ही इतना ही है, बस इतनी कोई बड़ी लेंथ नहीं है, एम्ब्रियो से प्लेसेंटा तक और प्लेसेंटा से एम्ब्रियो तक है। प्लेसेंटा से एम्ब्रियो तक जो ब्लड वेसल आती है वो अम्बिलिकल वेन है, और एम्ब्रियो से जो प्लेसेंटा तक जाती है वो जस्ट दो अम्बिलिकल आर्टरी है। इतनी इनकी जो लेंथ है या इनका जो पैरामीटर है उसके अंदर जो है मटेरियल की एक्सचेंज कर रहे हैं ये ब्लड वेसल्स, which exchange nutrient and waste produced by the mother's circulatory system after birth। The umbilical cord is clamped and cut। जो हम पहले जिक्र कर रहे थे कि मिडवाइफ नर्स या लेडी डॉक्टर जो है दो जगहों में पहले थ्रेड से इनको टाई करके बांध के और देन जो है दरमियान में कट लगाते हैं। ये कट लगाने के बाद लिविंग ए स्मॉल स्टम्प that becomes the belly button। then वो आखिर तक हर एक इंसान के अंदर जो बेली रीजन पे एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे कहते हैं बेली बटन, ये अम्बिलिकल कार्ड की अटैचमेंट की निशानी होती है। दूसरे जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर भी ऐसा निशान होता है,
और ह्यूमन जो हर एक इंसान है उसके अंदर भी ऐसा निशान रह जाएगा आखिर में। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आएगी डिफरेंस बिटवीन जेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी। तो जेस्टेशन के हवाले से एक छोटी सी डेफिनेशन है कि जैसे यू नो वेरी वेल हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें डे 1 से लेकर 28 डेज का जो साइकिल था, जो 14th डे जो मिड ऑफ द डे होता है जहाँ पे जो ओव्यूलेशन का जो अमल हुआ था, ओव्यूलेशन का अमल हुआ था। तो एक हेडिंग है, डेफिनेशन है कि फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट फर्स्ट डे ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी और लास्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन, लास्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन हुई है आखिरी बार, उसका जो फर्स्ट डे टू बर्थ, जब तक बर्थ ना हो तो इस ड्यूरेशन को दोहरानिए को कहेंगे जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। दिस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। बाकी जिस तरह से प्रेगनेंसी जो यूटेरस के अंदर एक या एक से ज्यादा जो एम्ब्रियो जो डेवलप होता है यूटेरस के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी, उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी कहते हैं। और प्रेगनेंट 1 आवर मोर होंगे, 1 आवर मोर, बिकॉज हमने पढ़ा है कि कभी कभार जो ट्विंस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्वाड्रुप्लेट्स भी डेवलप हो सकते हैं, तो 1 आवर मोर जो एम्ब्रियो दे डेवलप इनसाइड द यूटेरस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। और ब्रॉडर डेफिनेशन है बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर और या जैसे मेडिकल साइंसेस के अंदर में फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन। क्यों? बिकॉज 14th डे पे एग रिलीज हुआ था, जैसे एग रिलीज हुआ था तो देन आगे स्पर्म की यूनियन हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाहिर कोई नई सिरे से कोई मेंस्ट्रुएशन होगी ही नहीं, तो वहीं से काउंट किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन टिल द बर्थ, दैट पीरियड इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जो मेडिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में इसे जेस्टेशन कहते हैं। बाकी प्रेगनेंसी का जो रिलेशन है वो यूटेरस के साथ होता है। यूटेरस के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए जो काफी जगहों में दोनों को एक सेम टर्म तस्वर किया जाता है, एक जैसा ही टर्म तस्वर किया जाता है। पर जैसे अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो जेस्टेशन थोड़ा सा एक ब्रॉडर टर्म है, जो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन उससे लेकर टिल बर्थ ऑफ द बेबी जो होता है, जितने भी इवेंट्स इसके दरमियान होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन। जैसे यहाँ पे 14th डे पे जो जाहिर है आपने पढ़ा है कि ओवरी से वो साइड सेकेंड वो साइड रिलीज हुआ, देन जो फर्टिलाइजेशन हुई, ये सारा अमल हुआ, और देन यूटेरस के अंदर देन जो फर्दर डेवलपमेंट होती है तो यकीनन उसे हम यही प्रेगनेंसी कहेंगे। थोड़ी सी रीडिंग टाइप चीजें हैं, हमने काफी सारी चीजें पहले डिस्कस की हुई है। The term gestation and pregnancy are often used interchangeably, but they refer to different concepts. Gestation refers to the period during which embryo is developing within the uterus. This includes the time from fertilization of the egg by the sperm till the birth of the offspring. In human being, gestation typically around 38 weeks to 42 weeks का ये gestation period कहलाता है, approximately 9 months. On the other hand, pregnancy refers significantly to the condition of a female mammal, including human female, in which she is carrying one or more offspring in her uterus. Pregnancy includes not only the period of the gestation, because gestation तो broader term है, उसका भी जैसे ड्यूरेशन जैसे हम कहते हैं टिल द बर्थ होता है, तो टिल द बर्थ तो डेवलप तो यूटेरस के अंदर ही बेबी होता है, तो वो भी ड्यूरेशन वही सेम है, कोई नई ड्यूरेशन नहीं है। Not only the period of the gestation but also various physiological and hormonal changes that occur in mother's body during this time. जैसे you know very well के खास तौर पे जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन की सप्लाई इनफ होती है ड्यूरिंग द होल लेंथ और फेज ऑफ द प्रेगनेंसी के दौरान। प्लस में और भी कई हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बॉडीली चेंजेस होती हैं, जैसे मदर जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसका वजन जो बढ़ जाता है, तो ऐसी काफी सारी चीजें कलेक्टिवली जो प्रेगनेंसी की हेडिंग में आते हैं। बाकी जेस्टेशन पीरियड जैसे वो टाइम है फ्रॉम लास्ट, जैसे फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन टिल बर्थ, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन, उससे जेस्टेशन कहते हैं। तो इसके अंदर और भी कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, जैसे लाइक दिस चेंजेस इंक्लूड
इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स, कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन, एज वेल एज फिजिकल चेंजेस लाइक वेट गेन, जो मदर होती है उसका जो वजन जरा बढ़ जाता है, वेट गेन होता है, एंड चेंजेस इन द साइज एंड शेप ऑफ द यूट्रस। जैसे एक ऐसी विमेन जो प्रेग्नेंट नहीं है तो जाहिर है उसके अंदर जो प्लेसेंटा भी नहीं होगी, उसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड भी नहीं होगा, और इतनी ज्यादा उसमें ब्लड वेसल्स भी डेवलप नहीं होती है। पर जो प्रेग्नेंट होती है तो जाहिर है उसके अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स होती है, और साइज में भी इंक्रीज होती है, बिकॉज ये जो यूटेरस होती है इसकी इतनी जो है कोई बड़ी साइज नहीं होती, स्ट्रेचेबल टिश्यू है, जो 4 to 5 kg वजन वाला जो बेबी है उसको होल्ड कर सकती है, कैरी कर सकती है, तो जाहिर है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग होगी, वाइडनिंग होगी। अदरवाइज ये जो एक ऐसी विमेन जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उनकी जो यूटेरस वेरी स्मॉल होती है, फिस्ट से थोड़ी बड़ी सी इतनी साइज होती है, इससे तो जाहिर जो प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी जो यूटेरस की साइज में इंक्रीज होगी। तो ये सब जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो ये चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ये चेंजेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे हम एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जैसे हम हर चैप्टर के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, पर ये जो ऐसे डिसऑर्डर है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं, डेवलपमेंट के दौरान होते हैं। एम्ब्रियो जैसे डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर भी जैसे कुछ डिसऑर्डर्स रह जाते हैं या आ जाते हैं, या जब जन्म होता है तो बाई बर्थ वो उसमें डिसऑर्डर मौजूद होते हैं। सच डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर, बिकॉज कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो जैसे उस बच्चे का जन्म होता है तो देन कोई बैक्टीरियल, वायरल या और कोई डिजीज न्यूट्रिशन के बेस पे लग सकती है। पर ये ऐसी डिजीज होती है जो बाई बर्थ होती है, कंजेनाइटल होती है, पैदाइशी होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के हवाले से होती है, तो उन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो मैटरनल ड्राइव्ड एब्नॉर्मलिटीज, मैटरनल की मीनिंग होती है मदर। जैसे एम्ब्रियो 9 मंथ्स तक मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होता है, अगर मदर में कोई डिसऑर्डर है, मदर में कोई डिजीज है, तो यकीनन उसका इफेक्ट जो होगा वो एम्ब्रियो पे होगा। तो इसकी वजह जैसे जनरली जो डॉक्टर साहिबान कहते हैं, अगर हेल्दी मदर है तो हेल्दी जो यंग वन जो है प्रोड्यूस होगा, अगर मदर ही हेल्दी नहीं है तो यकीनन उसका यंग वन जो है होगा, उसके अंदर कोई ना कोई जो है डिसऑर्डर होगा ही होगा। तो मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम, certain health maternal health problems such as uncontrolled diabetes, कुछ ऐसी जो है मदर्स होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे उनकी जो है ब्लड ग्लूकोज, हालांकि वो डायबिटीज नहीं होती, अचानक से जो है वो उनमें जो डायबिटीज जैसे डेवलप होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे आप तौर पे कहते हैं। तो अगर उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट नहीं होगा तो डेवलपिंग यंग वन होगा, उसके लिए जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। उसकी हाई ब्लड प्रेशर, एक ऐसी विमेन जो जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, यकीनन तो उसका जो यंग वन डेवलप हो रहा है उस पर भी इफेक्ट होगा। कैन आल्सो हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक डिजीज है जिसका नेम है रूबीला, जो वायरल इन्फेक्शन, अगर मदर को रूबीला वायरल वायरल इन्फेक्शन है तो वो अपने यंग वन को जो है ये ऐसी जो डिजीज दे सकती है। रूबीला वायरल डिजीज है, कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी मदर टू डेवलपिंग यंग वन ये जा सकती है, लीडिंग टू द रेंज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। आगे उसमें जो यंग वन में काफी सारे बर्थ डिफेक्ट्स होंगे, नॉर्मल वो बेबी की डेवलपमेंट उसमें नहीं होगी, कहीं ना कहीं भी कोई एरर हो रह जाएगा। कलेक्टिवली नोन एज कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, CRS शॉर्ट फॉर्म। कंजेनाइटल एक जनरल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, जिसके लिए हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि बाई बर्थ जो पैदाइशी हो उससे हम कहते हैं कंजेनाइटल। द इन्फेक्शन कैन कॉज डेवलपमेंटल डिलेज। डेवलपमेंटल डिलेज का मतलब होता है जैसे हमने 9 मंथ्स की जो एबिलिटी चार्ट में पढ़ा है कि हर मंथ के अंदर कौन कौन से जो है इवेंट्स होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से। तो जो नॉर्मल टाइम या फेज होता है जिसके अंदर कौन सी डेवलपमेंट होनी है कुछ दिन पार्ट की, वो टाइमली नहीं होगी, प्रॉपर टाइम पे नहीं होगी। हियरिंग लॉस भी हो सकता है, कैटरैक्ट भी हो सकता है। कैटरैक्ट आई से रिलेटेड है, जिसमें एक क्लाउडी अपीयरेंस हो जाती है लेंस की, जिसमें देन देखने की विजिबिलिटी जो पावर है वो देन कम होता जाता है, आखिर में खत्म। तो ये भी चीजें हो सकती है। हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हार्ट डिफेक्ट के हवाले से जैसे शायद हमने पढ़ा हो फर्स्ट ईयर के अंदर, सिम्टम अगर जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा तो देन जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिक्स हो सकता है, जिससे आम जबान में लेमेंस लैंग्वेज में जिससे कहते हैं दिल में सुराख।
दो एट्रिया के दरमियान या दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो है सेप्टम डेवलप सही नहीं होगा तो ये कंडीशन हो सकती है। या उन चैम्बर से ब्लड वेसल्स, बड़ी ब्लड वेसल्स, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी वो भी आपस में कनेक्ट होगी। कनेक्ट होने से क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकता है। तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। इंटेलेक्ट डिसेबिलिटी इन द डेवलपिंग फीटस। नेक्स्ट पेज पे आएगी एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब। इसके बारे में हमने जैसे पहले ही पढ़ लिया था, आप स्टूडेंट्स को याद होगा। एक स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा और इन सफारी। अगर न्यूरल ट्यूब प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा, इसके लिए जब हम न्यूरोलॉजिक्स पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था, अगर न्यूरल ट्यूब प्रॉपर्ली क्लोज उसका नहीं होगा तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती है। यानी ऐसे बच्चे का जन्म होगा जिसकी स्पाइनल कार्ड जो है उसके बाहर जो वर्टिब्रल कॉलम होगा ही नहीं, तो स्पाइनल कार्ड के डैमेज होने का चांस ज्यादा होता है। इसी तरह से जो है ब्रेन है उसकी जो है लाइक जो बनने का अमल है वो बहुत ही सुस्त होगा या कम होगा, नहीं हो सकता है। तो ये स्पाइना बाइफिडा एंसेफेली हो सकती है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट कैन लीड टू द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी शॉर्ट फॉर्म में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इन द डेवलपिंग फीटस एनटीडीज occur due to the failure of the neural tube to close completely during embryonic development, leading to the conditions such as spina bifida and anencephaly. These conditions can result in a severe disabilities or even can be fatal. उसके बाद थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन। आप स्टूडेंट्स को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि अगर हाइपोथायराइडिज्म मदर में है, फीमेल में है, तो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी। हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशन, जो थायराइड हार्मोन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, तो दैट कैन कॉज डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज इन द fetus. Thyroid hormone play a crucial role in the fetal growth and development if the mother has the underthyroid gland या hypothyroidism है during pregnancy. It can lead to the developmental delays. डेवलपमेंटल डिलेस का मतलब है ऑर्गन जो टाइमली प्रॉपरली डेवलप टाइम पे नहीं होंगे, इंटेलेक्ट डिसेबिलिटी होगी। आप स्टूडेंट्स को ये भी याद होगा, हमने पढ़ा था थायरोक्सिन जो एक से ज्यादा सिस्टम को जो कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, उन सब पे डेवलपमेंट पे सब पे इसका रोल होता है। इन अदर एब्नॉर्मलिटीज इन द डेवलपिंग फीटस। और रिमेनिंग जो है लिम्ब डेवलपमेंट इश्यूज वगैरह इसको हम कल देखेंगे, कल फर्दर देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सैटरडे की आपकी क्लास किसी रीजन की वजह से नहीं हुई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके कोई आसान सा टॉपिक होगा वो मैं आपको कंपेंसेशन के तौर पे मॉर्निंग